बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ आपसे करवाई देती हूँ। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज़किया रिजवान रज़ी साहब, माजिद निज़ामी साहब, इसार राना साहब और अनवर रज़ा भी मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू होंगे। हालात हाज़िरा कुछ ये बताते हैं कि हुकूमत के साथ रस्मी मुज़ाकरात के खात्मे के बाद अब PTI एक बार फिर से एहतजाजी सियासत की तरफ जाने की मनसूबाबंदी कर चुकी है, जिसमें जुनैद अकबर साहब ने यह धमकी दी है कि हम पंजाब के तमाम रास्ते बंद करने और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 8 फरवरी को स्वाबी में एहतजाज के ऐलान के बाद लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त भी जमा करवा दी गई है। शहर इक़्तिदार में चेयरमैन PTI की अहम शख्सियत से खुफिया मुलाकातों की सरगोशियां और कयास आराइयां भी जारी हैं। लिहाजा इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नजर दूसरी तरफ मुतनाज़ पीका तरमीमी बिल, जिसको पाकिस्तान की तमाम सहाफती तंजीमों और सहाफियों ने मुस्तरद किया था, उसकी सदर पाकिस्तान ने आज तौसीक कर दी है और अब ये एक कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस कानून को आज़ादी इजहार राय पर सेंसरशिप ही कहना मुनासिब होगा, क्योंकि इसके अलावा इसकी कोई वक़्त या हैसियत नजर नहीं आती। बहरहाल ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के हवाले से भी PTI की कोशिशें जारी हैं और जब से ट्रंप सदर मुंतखब हुए हैं वो पूरी दुनिया को हम देखने के कुछ न कुछ शॉक्स देते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की इमदाद बंद करने के अलावा मुख्तलिफ ममालिक को टैरिफ की धमकियां दे रही हैं। पाकिस्तान में उनके मुशीर रिचर्ड ग्रेनल के ट्वीट्स को लेकर बहुत बहस जारी रही, मगर कुछ दिनों से उनके नए ट्वीट तो क्या, उनके जो पुराने ट्वीट्स हैं वो भी अब डिलीट हो चुके हैं। आज अमरीकी बिजनेसमैन जेंट्री बेच ने कहा है कि अमेरिका में पाकिस्तान के बारे में कुछ गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की गई। बाइडन के दौर में अमेरिका का अफगानिस्तान से इनखला का तरीकाकार बहुत गलत था। पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत नई अमरीकी क़यादत के साथ मिलकर मुकम्मल हम आहंग है। मैं पाकिस्तान में दुनिया के बेहतरीन लोगों से मिला हूँ। रिचर्ड ग्रेनल ने ज़ाती तौर पर मुझे बताया कि उन्हें बानी PTI के बारे में मसनूई ज़हानत के जरिए इंटरनेट पर जाली वीडियो की तशहीर के जरिए गुमराह किया गया। क्या अब अमरीका वाकई ही पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा? पाकिस्तान को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से क्या तवक्कुआत रखनी चाहिए और कैसे डील करना चाहिए, ये भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं उस स्पीकर तरमीमी एक्ट के हवाले से, जिसको वाज़ेह तौर पर आज कानून की शक्ल दे दी गई है। सबसे पहले स्टूडियो से ही आगाज़ करूंगी। रिजवान रज़ी साहब, मुख्तसर कॉमेंट रखिएगा, क्योंकि कल हमने इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस किया, लेकिन बहरहाल अब यह कानून बन चुका है। हाउ डू यू सी दिस? देखिए, अब तो ये है कि मैं अनवर रज़ा साहब से गुजारिश करूं कि कमेटी तश्कील दें कि अब ये जो हर दूसरे लफ्ज़ के ऊपर जो पकड़ धकड़ होगी और मुझे फिर नोटिस आएगा राना समेत, इसार राना समेत, तो फिर आपकी PFUJ ने उसका क्या करना है और अदालतों में उसका दिफा कैसे करना है। मतलब अब पहले तो अपना दिफा मजबूत कर लेना, अब तो सलाब आ गया दरवाजे के ऊपर। और दूसरा, हमें एक नई जद्दोजहद करनी है, इस कानून को अदालत में लेके जाना है, चैलेंज करना है इसको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, और कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर चैलेंज करके इसमें अगर हुकूमत जो है वो एक जर्नल न्यूज़ या इंफॉर्मेशन क्रिएटर और जर्नलिस्ट के दरमियान डिफरेंस करे, क्योंकि जर्नलिस्ट जो है वो ज़िम्मेदार शख्स होता है, वो इंफॉर्मेशन को अपनी को चेक करके काउंटर चेक करके देता है। उसके साथ वो सलूक नहीं होना चाहिए जो एक बेनामी अकाउंट से आके कोई भी शख्स कहीं से भी उठ के एक इंफॉर्मेशन फैला जाता है। ठीक है माजिद निज़ामी साहब, कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया जाए, ये अब एक ऑप्शन है सहाफ़ी बिरादरी के पास, क्योंकि कल तक तो उम्मीदें वाबस्ता रखी जा रही थी सदर आसिफ ज़रदारी साहब से कि वो मामले की हसासियत को देखेंगे और बिल को वापस पार्लियामेंट में भेजेंगे और कहेंगे कि आप स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें। वो तो नहीं लिया गया और ये कानूनी शक्ल इख्तियार कर चुका है। लेकिन जिस अदालत में हुकूमत के हिमायत याफ्ता जजेस मौजूद हों, आपको वहाँ से इंसाफ मिलने की उम्मीद है? मेरा ख्याल है कि अल्टीमेट दाद रसानी के लिए जो मामला है वो अदालत में ही जाता है, और इस कानून में जो दो बड़े मसाइल हैं वो यही हैं कि एक तो सेग्रीगेशन नहीं है, दूसरा ये कि उसके अंदर जो तरीक़ेकार वज़ा किया गया है वो उसके ऊपर इख्तलाफ मौजूद है, और इसी बुनियाद पर ये सारा का सारा मामला बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो अदालत के हवाले से जो भी सवालात मौजूद हों उनको एक तरफ रखते हुए अल्टीमेट फोरम या सलूशन का जो फोरम है वो अदालत ही है। इसके अलावा एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि इसके अंदर कोई तरमीम लाई जाए, लेकिन फ़िलहाल तरफ से ऐसा कोई मूड नहीं लग रहा। तो कानून की जो तफसील है अगर हम उसको देखते हैं तो फिर पता ये चलता है कि इस हवाले से मामलात ख़ासे ख़राबी की तरफ ही जाएंगे। उसकी वजह यह कि इसके अंदर कुछ चीज़ों की तकसीम नहीं की गई, कुछ चीज़ों को वाज़े नहीं किया गया। सज़ाओं का तरीक़ेकार, मुकदमे का तरीक़ेकार, इल्ज़ाम कैसे लगेगा, उस सारी कार्रवाई को कैसे चलाया जाएगा, ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिनके हवाले से वजाहत होनी चाहिए थी। और जब इसके अंदर सिलेक्टिव इंसाफ होगा या सिलेक्टिव कार्रवाइयाँ होंगी उससे कानून के ऊपर मज़ीद सवालिया निशान भी पैदा होंगे।
تو میرا خیال ہے ایک تو کسی بھی قانون کو سلیکٹیو انتقامی کارروائی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر پروسیس کی وضاحت ہونی چاہیے. تو جب یہ دو چیزیں نہیں رہیں گی تو پھر اس پہ سوالیہ نشان بالکل اٹھیں گے اور اس کو چیلنج بھی کیا جائے گا اور اس کے اوپر تنقید بھی ہوگی. اسارہ صاحب، ہم صحافی حضرات تو اس کو چیلنج کر لیں گے، لیکن جہاں پر چیلنج کیا جائے گا وہاں سے ہماری سنوائی ہو پائے گی؟ دیکھیں بات یہ کہ یہ جو سسٹم بنا ہے وہ بنایا ہی اب اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس میں جو حکمران ہیں جو چاہیں ان کو کہیں چیلنج نہ ہو سکے. وہ 26ویں ترمیم لے لیں، وہ یہ پیکا آرڈیننس لے لیں، ٹیکا آرڈیننس لے لیں، کوئی سا بھی لے لیں، یہ ڈیزائن ہی ایسے کیا گیا ہے کہ جو یہ فیصلہ کر لیں اور جو یہ چاہ رہے ہوں بس وہ ہو جائے، اس کو کوئی چیلنج کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ عدالتوں سے کوئی اس طرح کا ایسا ریلیف مل سکتا ہے. لیکن یہ خوش آئند بات ہے کہ اس مسئلے پہ تمام صحافی ایک آواز ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اس میں ڈویژن ہے اور کوئی دوسرے خوش ہیں تو کوئی نہیں. میرا خیال ہے کیونکہ ہماری سب کی بقا کا مسئلہ ہے. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ سارا صاحب اپوزیشن کو دیوار سے لگاتے اور جس قسم کی ترامیم حکومت پاس کروا چکی ہے، اسے ایسا لگتا ہے کہ اب اس سے مخالفین اس کا کچھ مطلب یعنی کہ کر نہیں سکتے. تو کیا صحافیوں کے بارے میں بھی حکومت یہی رائے رکھتی ہے کہ بس دیوار سے لگا دے تو لگا دے، یہ کیا کر لیں گے؟ نہیں، یہ تو پہلے دن سے طاقتور، اور جب سے دنیا میں یہ طاقت کی جنگ شروع ہوئی ہے، طاقتور کی خواہش کیا رہی ہے کہ سچ جو ہے کسی طرح جو ہے اس کو چھپا لیا جائے. تو کیا سقراط نے زہر پیالہ نہیں پیا تھا؟ منصور نے اپنی کھال خود نہیں اتروا لی تھی؟ وہ جو نے سچ بولنا ہے وہ پابجونہ چلتے رہیں گے. اس سے کیا فرق پڑ جائے گا کہ آپ تعزیریں لگا دیں، میں 20 لاکھ لوں گا، رضوان رضی سے جرمانہ ہوا تو 3 سال کی میں کہوں گا میری تنخواہ گھر بھیج دیا اگر کسی طرح بڑا بھائی ہے میرا. تو یہ اس طرح کے 4-5-6 لوگ کٹھے کروں گا اپنے ساتھ، اے پڑے جائے گا تو 20 لاکھ ہنسی کٹھے کر دیں گے، نہیں تو بھوکے مر جائیں گے. لیکن ہم یہ پاسبل نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے کہ حکومت اس طرح ہمیں ڈرا دے گی اور ہم ڈر جائیں گے. بھائی جس دن ڈریں گے اس دن صحافت چھوڑ دیں گے. اور صحافت کو اس طرح آپ بلیک میل نہیں کر سکتے، نہیں ڈرا سکتے. آپ 20 سال چھوڑ کے 200 سال کی رکھ لیں، آپ صحافیوں کو نہیں ڈرا سکتے، سچ کا رستہ نہیں روک سکتے. سورج طلوع ہوتا ہے، ہوا چلتی ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. صحیح. انور رضا صاحب، صحافیوں کو ڈرانا یا دھمکانا آپ کو لگتا ہے بہت آسان ہے حکومت وقت کے لیے؟ کیونکہ مخالفین کو جس طریقے سے وہ دیوار سے لگا چکی ہے اور ان کے انصاف کی فراہمی کے دروازے بھی اپنی مرضی سے اب وہ بند کر چکی ہے، کون سا کھلنا ہے اور کب کھلنا ہے اور کیسے کھلنا ہے. کیا صحافیوں کے بارے میں بھی اس کی یہی حکمت عملی ہوگی؟ کیا ہمیں بھی سیاسی مخالفین کی طرح لیا جا رہا ہے؟ دیکھیے ذریعہ، جو ایکٹ منظور ہوا ہے اور آج آصف علی زرداری صاحب نے جس پر دستخط کیے ہیں، آپ دیکھیے کہ ان کا رویہ کیا تھا. یہ کہتے تھے کہ ہم اس کو اپوز کیا، پاکستان پیپلز پارٹی کہتی تھی، پی ٹی آئی کہتی تھی، لیکن در پردہ آپ دیکھیں تو یہ اس کی حمایت کرتے تھے. اور آپ نے جو سوال کیا بنیادی طور پر ڈرانے کی بات تو دور کی بات، انہوں نے ڈرا لیا اور انہوں نے بتایا کہ جو جرنلسٹ پورے ملک میں اس جو متنازع شکیں اس کے خلاف احتجاج کر لیتے تو لے آپ کر لیجئے احتجاج. جب میں آفس آ رہا تھا تو نیشنل پریس کلب کے باہر پروٹیسٹ ہو رہا تھا اور آپ ڈی چوک جہاں ہم نے کل مظاہرہ کیا وہاں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی. انہیں یہ وہم تھا کہ شاید جرنلسٹ آج پھر نیشنل پریس کلب سے پارلیمان کی طرف نہ آ جائے. ایک بات تو یہ. دوسری بات مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کے سلوشن کی طرف کیسے جایا جائے گا. ایک تو لاہور ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا جائے گا. ہمیں احتجاج کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور احتجاج میں زور پکڑنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان تمام سیاسی جماعتوں کو یہ باور کروائیں کہ آپ نے جو ترامیم کی ہے اس میں مزید امینڈمنٹس کیجئے تاکہ وہ متنازع شکیں اس بل سے حذف کی جا سکے. ایک طریقہ کار میرے نزدیک تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں عدالتوں کا سہارا ضرور لینا چاہیے. انصاف ملنے نہ ملنے کی بات کی ہے، ہمیں کورٹ آف لا میں ضرور جانا چاہیے اور اس بل کو چیلنج کرنا چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم ہمارا جو آئینی حق ہے ہم اس کو ایکسرسائز کریں گے. ٹھیک ہے. لیٹس سی کہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے تو مولانا صاحب سے توقعات وابستہ تھی اور ان کے ترجمان بھی یہ کہا کرتے تھے کہ مولانا نے اس میں سے زہر نکال باہر پھینکا ہے. لیٹس سی کہ اس بل میں سے کون مولانا کا کردار ادا کرتا ہے اور وہ کون اس قسم کی جو تیز تراڑ شکیں ہیں وہ نکالنے میں معاون ثابت ہوتا ہے. بٹ اینی ویز آگے بڑھتے ہیں. حکومت سے مذاکرات کا خاتمہ ہو چکا ہے، فوراً فائنل شٹ ڈاؤن ہو چکا ہے اس دکان کا کہ جہاں پر مذاکراتی کمیٹی کچھ لوگ اور دو کی بنیادوں پر آمنے سامنے بیٹھی تھی. بہرحال اس شٹ ڈاؤن کے بعد کہا ہی جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے بیک ڈور رابطے
بحال ہو چکے ہیں. اس میں کتنی صداقت ہے, کیونکہ کیا یہی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے پی ٹی آئی نے حکومت کے ساتھ اپنے مذاکرات کو بند کیا, کیونکہ وہاں سے اسے کچھ ایکسپیکٹیشنز بھی نہیں تھی کہ اسے کچھ نہ کچھ وہاں سے ملے گا. اسرار رانا صاحب, آپ سے یہ میں اس لیے جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیونکہ جو پی ٹی آئی کی بیٹ کو کور کرتے رہے ہیں, یا جو صحافی جن کا پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران سے, رہنماؤں سے بڑا تعلق رہتا ہے خبروں کی بنیاد پر, ان تک تو یہ خبر موجود ہے کہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے, بڑے ٹاپ لیڈرشپ سے ملاقات ہوئی ہے. سر, واقعی آپ کے بھی خیال میں بیک ڈور رابطے جو ہیں وہ شروع کر دیے گئے ہیں؟ اب یہ بھی بتا دیجئے کہ کتنے فروٹفل ثابت ہوں گے, کیونکہ بانی پی ٹی آئی اس بارے میں تردید تو نہیں کر رہے, لیکن کوشش ان کی یہی ہے کہ ان معاملات کو تھوڑا سا میڈیا سے بچا کر ہی رکھا جائے اور معاملات کی حساسیت پر غور کیا جائے. میڈیا سے تو کیسے بچائیں گے, میڈیا سے تو بچ ہی نہیں سکتا, اور میڈیا نے تو خبر بریک کر دی ہے کہ بیرسٹر گوہر سے اور کن سے کتنی ملاقات ہوئی. یہاں تک کہ میڈیا نے تو یہ بھی بتا دیا کہ بیرسٹر گوہر نے عمران خان کو جا کے کیا کہا کہ ذرا ہاتھ ہولہ کر دیں, یہ نہ بولیں, یوں نہ کریں, ٹویٹ نہ کریں معاملات کو, وہ سارا کچھ ہے. لیکن دیکھیں, میں اس بات کے قطعاً خلاف ہوں کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کے رول کو نگیٹ کر کے اور آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جائیں. میرا خیال ہے کہ جو ایک اگر جمہوریت کا تھوڑا سا بھرم رکھنا ہے, تھوڑی سی شرم رکھنی ہے, تو ہمیں جمہوری انداز میں بھی چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, طاقت کا منبع اسٹیبلشمنٹ ہے, فیصلے انہوں نے کرنے ہیں. عمران خان کے 200 مقدمے کب ختم ہونے, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. کاش ہماری پولیٹیکل پارٹی اور خاص کر کے شہباز حکومت اتنی پاورفل ہوتی یا ہو جائے کہ وہ سیاسی طور پہ کچھ ڈیسیژن بڑے لے سکے. ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی کہ اگر آپ 26 نومبر کے حوالے سے ایک کمیشن بنا دیتے؟ آپ کیوں ڈر رہے تھے؟ کیوں آپ نے یہ سپوز کیا کہ شاید آپ اس میں کہیں نہ کہیں آپ پھنستے ہیں اس لیے نہیں جا رہے؟ یا عمران خان نے کہا کہ میری کمیٹی سے اگر ملاقات آپ اس طرح کروا دیں تو کیوں نہیں کروا دیتے آپ؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ کے ہاتھ میں پلے نہیں گا, تیلا تے کر دی میلا میلا, آپ میلا میلا کرے جائیں. اب وہ کیا کہتے ہیں, آپ کہیں جی ہم وہاں بیٹھ کے سن جے دل آلے بوئے ہے یہ میں نہیں اٹھوئے, میں تو جم جم ہمیں چنا تارے دل ہوئے, ہم نے کھولے ہوئے بیٹھا ہوئے آ جائیں. کچھ تو دینا تھا نا, ہم ایسے تو نہیں آ رہے تھے, کچھ اس قسم کی باتیں بھی اب سامنے نہیں تھا. نہیں, انہوں نے تو آفر دی, انہوں نے کہا پارلیمانی کمیٹی بنا دیتے ہیں. اور بھی جنید اکبر کو کیا کہتے ہیں آپ نے اچانک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بنا دیا. جو کر سکتے تھے وہ کیا, لیکن ان کی ڈیمانڈ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا یہ, کیونکہ کامرس کے ہے کیا کہتے ہیں رضی, اسے پتا ہوگا, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا جہاں جھگڑا پڑ جائے نا, پھر وہاں پہ نہ گاہک خوش ہوتا ہے نہ بیچنے والا خوش ہوتا ہے. رضوان رضا صاحب, بیک ڈور رابطے جو پی ٹی آئی کے شروع ہو چکے ہیں مقتدرہ کے ساتھ, مطلب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, میں کلیئرٹی میں آؤں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ نتیجہ خیز ثابت ہوں گے, یا پھر ہم اسے سمجھیں کہ اب پی ٹی آئی جو ہے اس کو الگ طریقے سے ٹریپ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ جیسے ابھی اسرار رانا صاحب نے بھی کہا نا کہ بیرسٹر گوہر نے بھی اندر ایک میسج کنوے کیا, اور بات چیت میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو تھوڑا سا خاموشی اختیار رکھنی ہوگی, تھوڑا ناپ تول کر چلنا ہوگا, تبھی معاملات بن سکتے ہیں. یہ ایک نیا ٹریپ ہو سکتا ہے, نیا جال ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو پھنسانے کا, یا پھر واقعی سوچا جا رہا ہے کہ معاملات کو آگے لے کر چلا جائے؟ دیکھیں, میں اس کو کسی اور طرح سے دیکھتا ہوں. میرا خیال ہے کوئی رابطہ کسی سے کوئی اسٹیبلش نہیں ہوا. میں آپ کو ایک ماضی قریب کی ایک مثال سنانا. اچھا, یہ آپ کا کہنا ہے کہ مطلب کوئی میرا یہ خیال ہے, میں اس کے لیے آپ کو آرگومنٹ دینے لگا ہوں. کوئی رابطہ اسٹیبلش نہیں ہوا. عمران خان صاحب کو پتا تھا میں جا رہا ہوں, انہوں نے پریڈ گراؤنڈ کے اندر ایک جلسہ رکھا, جیب سے سفید رنگ کا کاغذ نکالا اور کہا کہ یہ امریکہ سے نہیں ایک مغربی ملک سے آیا ہے. اور پھر انہوں نے ایک بنیاد رکھی امریکہ کے خلاف, ایبسولوٹلی ناٹ کی, بیانیے کی, اور جلسے کیے, اور پھر ان سے فرار بھی بہرحال بعد میں اختیار کیا, اور کہا کہ نہیں امریکہ نے نکالا ہے, امریکہ ہی واپس لائے گا, امریکہ نے نکالا ہے, امریکہ ہی واپس بچائے گا. وہ سارا کچھ ہو گیا. یہ جو خبر چھپی ہے, میں نے اس خبر کا پیچھا کیا. اس خبر کا سورس کون ہے؟ اس خبر کا سورس ہے بانی پی ٹی آئی کی ذات والا بابرکات. انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وہی پریڈ گراؤنڈ والی چلاکی ماری کہ وہ کہتے ہیں کہ یار وہ زبان بند کریں تو وہ زبان بند, دیکھیں نا وہ چلیں یہ باتیں بتانے والی تھوڑی ہوتی ہیں. اس طرح کر کے انہوں نے وہاں پہ بیٹھے ہوئے جرنلسٹوں کو فیڈ کیا
कि वो जाके बाहर सोर्सेज के हवाले से खबर दे कि जी हमारा तो सोर्स एस्टेब्लिश हो चुका हुआ है, ठीक है ना। देखिए जिस तरह उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड फीड करवाया, जिनके साथ उन्होंने राबते कारी का दावा किया है उन्होंने भी फीड करवाया कि हमसे कोई राबता नहीं है, इसका किसी लेवल पे कोई राबता नहीं है, किसी की कोई मुलाकात नहीं। अच्छा, और अगर हमने तो इस खबर की तरदीद आ गई थी, जी, लेकिन इस अभी तक दफा- कोई तरदीद आई नहीं है। इन्होंने कौन सा ऑफिशियली क्लेम किया है इधर? तो पिछली दफा पिछली दफा ऑफिशियली शायद मार चुके थे ना, इस बार उन्होंने ऑफिशियली कहा क्लेम होगा किया कि था, आप भी थोड़ा तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा ऑफिशियली करें। क्लेम किया तो ऑफिशियली तरदीद आ गई, अनऑफिशियली किया तो अनऑफिशियली तरदीद फीड अच्छा, कर दी गई ठीक। कि भाईजान ये फिर अपनी गिरती हुई साख को करना चाह रहे हैं। मैंने सही। कहा अच्छा ओके। अब वो उस फ्रेंजी में जाना चाह रहे हैं, वो जो उन्होंने फिर एक 65 ड्रामों वाला एक पूरा खेला था। देखिए अपना रिचर्ड गर्नेल का इशू हो या कोई और इशू हो, ये तमाम वो जो बयानिए हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर खान साहब ने अपने फॉलोअर्स के लिए एक उम्मीद जिंदा रखी हुई थी, उनमें से अभी तक कोई नतीजा बरामद नहीं हो पा रहा। ठीक, लीडर जो होता है वो कारकुन को कोई होप दे के रखता है। अब खान साहब क्या होप दें इसके अलावा कि वो वहां पे बैठ के फंबल करें, उस फंबल की बुनियाद ठीक के है। आप ऊपर लोग बेसिकली ये खबर कह रहे दें। हैं कि इस खबर में कोई सदाकत नहीं है। सदाकत नहीं है। ठीक है, अनवर रजा साहब, आप चूंकि इस्लामाबाद में बैठे हैं, आपका तजुर्बा, आपकी खबर, आपकी सहाफत क्या कहती है कि वाकई 2-2.5 घंटे की मुलाकात हुई तो उसके क्रक्स क्या है, उसके आने वाले दिनों में हम नताइज किस तरह से देखेंगे? ज़रियाब, बैरिस्टर गौहर, बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर, इनके एस्टेब्लिशमेंट से अब भी राब्ते हैं। मतलब और आपकी ये बात खबर ये दुरुस्त है, कि ठीक है। जी बिल्कुल, अब भी राब्ते हैं, लेकिन बानी पीटीआई की मुलाकात नहीं हुई। ठीक। मैं आज भी किसी जगह पर बैठा था और मैंने बिल्कुल ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल खान साहब से किसी तरह का कोई राब्ता नहीं। ये इनडायरेक्टली राब्ते किए जा रहे हैं और राब्ते हो भी रहे हैं और अब भी राब्ते मौजूद हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात जो आपने कही, देखिए पाकिस्तान में जो तहरीक इंसाफ है उसमें अब जो इंतजामी ढांचों में तब्दीलियां की जा रही हैं वो क्यों कर की जा रही हैं, उसकी वजह यह है कि अब जो 8 फरवरी को यौम स्याह मनाया जाएगा उसमें अवाम की जो नुमाइंदगी है उसको ज्यादा भरपूर उजागर किया जाएगा। इसीलिए पंजाब में आलिया हमजा को लाया गया कि वो चीफ ऑर्गेनाइजर बने और वो अवाम को मोबिलाइज करे। जुनैद अकबर को इसलिए लाया गया, मैंने कल भी आपको बताया था कि वो बड़े हार्ड लाइनर हैं, वो कोशिश करेंगे कि लोगों को बाहर निकालें। लेकिन मुझे लगता यह है कि आप देखिएगा कि केपी के में ज्यादा असर होगा, जबकि पंजाब और बाकी जगहों पर मुझे असर होता हुआ कम दिखाई दे रहा है 8 फरवरी के हवाले से। और जो राब्ते हैं, देखिए हमेशा पसे पर्दा जो राब्ते होते हैं उन्हीं की बुनियाद पर जो है आपके मामलात हल होते हैं। जो पॉलिटिकल फेस सेविंग की मैं बात किया करता था, आपने देखा कि जो कमेटियों के मुज़ाकरात हो रहे हैं वो अब कहाँ गए। पहले दिन से मैं कह रहा था कि ये सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए, फेस सेविंग के लिए। अब अगर मौलाना फजल रहमान साहब ने कोई एक मुलाकात करवा दी या कोई बात हो गई तो ये मामला आगे भी बढ़ सकता है 31 से पहले बहुत ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन देखिए ना, अगर इम्कानात को आप रद्द नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात आप देखती हैं कि 10% जो काम हम समझते हैं कि नहीं होने वाला वो हो जाया करता है। और सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं है, यहाँ पर हमने बहुत कुछ बदलते हुए देखा है। आप देखिए ना, जुनैद अकबर की हमने बात की, वो मुत्तफिका तौर पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। आपको नजर आ रहा है अली अमीन गंडापुर को क्यों हटाया गया? चलिए आज इसको भी लेते हैं, IG को क्यों हटाया गया? क्योंकि बुशरा बीबी की ये ख्वाहिश थी, वो अली अमीन गंडापुर के करीबी जो अजीज हैं उनमें से वो थे, इसलिए उनको भी हटाया गया। अब पंजाब KPK के अंदर भी जो पार्टी है उसको रिवाइव करने की जरूरत है, क्योंकि 26 नवंबर के बाद वहां पर भी लोग मायूस हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों में खासी मायूसी फैली है, उसको कम करने के लिए ये तब्दीलियां की गई हैं। ठीक है, चलिए इस मायूसी के जो असरात हैं वो कहीं 8 फरवरी के जलसे पर तो नहीं असरअंदाज होंगे, इस पर भी डिटेल में भी गुफ्तगू करनी भी माजिद जामिद साहब के भी कमेंट रहता है। ब्रेक मैं क्विकली ले लेती हूँ क्योंकि वक्त बड़ा मुख्तसर है, क्योंकि उनकी बात भी कंप्लीट नहीं होगी। जब ब्रेक के बाद आएंगे तो जुनैद अकबर साहब ने कल एक टीवी टॉक शो में कुछ बातें की हैं, कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ प्लान्स उन्होंने सामने रखे हैं, वो क्या होंगे, उसके नताइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरीके से मिलेंगे, वो गुफ्तगू भी मैं आपको सुनवाऊंगी। उसके बाद हम डिबेट को कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। जी, तो PTI एक मरतबा फिर एहतजाजी सियासत का इंदिया दे चुकी है और इसका इजहार जुनैद अकबर साहब, जो कि भी नौमुंतखब पार्टी के सूबाई सदर हैं KPK से, उन्होंने अपने एक टीवी इंटरव्यू में किया और मज़ीद कुछ और बातें भी उन्होंने की, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ हमारी ऑप्शंस हैं, उन पर हम गौर व फिक्र कर रहे हैं। पैरेलल इशूज़ हैं, मतलब इनके पैरेलल उनके ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि 8 फरवरी को ही सूबाई सवाबी में जलसा होगा
اور 8 फरवरी को ही मीनार पाकिस्तान में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है। लेकिन उससे पहले इनकी कोशिश ये है कि ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस के साथ इन जलसों को एक नई शक्ल, एक नया जज्बा दिया जाए। और उसमें सवाल ये पैदा होता है कि अगर मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाजत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलती तो क्या ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की सूरत में शाहिद खान अब्बासी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, मिफ्ताह इस्माइल साहब, मुस्तफा नवाज खोखर साहब, महमूद खान चकजई साहब, अगर इनमें से कोई दरख्वास्त दे देता है तो क्या मरियम बीबी या उनकी हुकूमत इनकार कर देगी उन्हें मीनार पाकिस्तान जलसे से? पहले पॉइंट की तरफ आते हैं। माजिद निजामी साहब, मुझे ये बताइएगा, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब अपने कार्ड्स शो कर रही है एहतजाजी सियासत की, मतलूबा नताइज उसे किस तरीके से और क्या हासिल हो सकते हैं? जी, मुझे लगता है कि मुज़ाकरात का मामला इसलिए भी खटाई में पड़ा है कि उसकी एक बड़ी वाज़ेह वजह है, और वो ये है कि जब 8 फरवरी का पहला साल मुकम्मल होगा तो तहरीक इंसाफ बतौर अपोजिशन जमात ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो उन दिनों के अंदर मुज़ाकराती अमल के अंदर शरीक हो। तो इसलिए लॉजिकली मुझे उनकी ये स्ट्रेटजी दुरुस्त लगती है कि वो एक आध महीना इस चीज़ को थोड़ा सा डाउन प्ले करेंगे ताकि उनके कारकुनान को, उनके वोटर्स को ये तासुर ना जाए कि जिस धांधली की बुनियाद पे आप के नाम की वजह से हमने मारे खाई, जेलों में गए, उस धांधली का जब दिन आ रहा है या उसका साल मुकम्मल हो रहा है तो उस वक्त पार्टी मुज़ाकरात में मसरूफ़ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये 3-1 हफ्ते का एक गैप आएगा जिसके अंदर तहरीक इंसाफ थोड़ा सा एहतजाज पे फोकस करेगी, ताकि वो जो 8 फरवरी की एक्टिविटी है, खबर है ये जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक तो जो 2-2.5 घंटे की मुलाकात हुई है उसमें वो, जैसे भी साराना साहब ने भी कहा था कि ये मैसेज कन्वे किया गया बानी पीटीआई को कि आप थोड़ा अपना रवैया नरम रखें, मतलब दीगर मामलात की तरफ, और दूसरा ये भी कि एहतजाज और जलसे अपने आप अब आप कर सकते हैं। वहां से कहीं ना कहीं इस बात की थोड़ी बहुत उन्हें दी गई है, कुशन दिया गया, प्रोवाइड किया गया। जी, मेरा ख्याल है कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी हो या आईजी खैबर पख्तूनख्वा का मामला हो और फिर इस मुलाकात को मिला के देखें तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं मामलात तो चल रहे हैं, उनकी रफ्तार बिल्कुल सुस्त है, और वो सुस्त होना समझ में भी आता है क्योंकि इस वक्त दोनों तरफ खासे मसाइल मौजूद हैं। तो इसलिए अभी मुज़ाकरात को ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ ले जाया गया है, क्योंकि जब 8 फरवरी का दिन होगा उसके आगे पीछे अगर हुकूमती कमेटियां और अपोजिशन की कमेटियां बैठी होंगी तो वो तहरीक इंसाफ की जो ऑप्टिक्स हैं या उनका जो एहतजाज का एक नैरेटिव है उसको वो सूट नहीं करता। तो मुझे लगता है कि तकरीबन 14 फरवरी या 20 फरवरी के बाद तहरीक इंसाफ फिर एहतजाजी सियासत से थोड़ा सा साइड पे होते हुए इन मामलात की तरफ दोबारा वापस आए। ठीक है, इसारा साहब, आपको लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर से एहतजाजी सियासत की तरफ आ जाए, सड़कों पर आ जाए, या आपको लगता है, क्योंकि टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना पॉलिटिक्स में, तो एक तो वो 31 जनवरी तक की भी डेडलाइन थी कि 31 जनवरी के अंदर अंदर पहले कच्चा चट्टा खुल जाता है कि गवर्नमेंट क्या दे सकती, क्या नहीं दे सकती। आपको लगता है बड़ी जल्दी पत्ते शो कर दिए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, क्योंकि ये ऑप्शंस, एहतजाज की सियासत तो हमेशा उनके पास, उनकी फिंगर टिप्स पर रहती है ना? या आपको लगता है कि ये एक दुरुस्त अमल है और हम देखेंगे कि ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस जो होगा उसमें अब महमूद खान चकजई साहब, मिफ्ताह इस्माइल साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब, इसके अलावा जो बलोच मकामी क़यादत है वो भी अब पीटीआई के साथ साथ जो होगी वो हुकूमत के मुखालिफ होगी? लेकिन सबसे पहले तो पीटीआई की क़यादत को ना अपने पंजाब के कारकुनों पे रहम करना चाहिए। अच्छा, वो अभी ऐलान करते हैं और यहाँ पुलिस एक्टिव पकड़ हो जाती होकर है, उनको उठाना शुरू कर देती है। ठीक है ना, वो बेचारे ना नौकरी जोगे रहे, ना कमाने जोगे रहे, और इलाकों में उनकी अलहदा वो हो गई कि हर तीसरे महीने कोई पुलिस वाले जो हैं उनके घर आए होते हैं, बच्चे घर से भागे में। मेरे इल्म में है बहुत सारे बच्चे जो घर नहीं जा पाते, जो एक अजीब व गरीब खाना बदोशों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने बच्चों से दूर हैं। मतलब ये जमहूरियत का कौन सा बदतरीन चेहरा है जिसके अंदर एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी हम तो जमहूरियत के बेताज बादशाह हैं, चैम्पियन हैं, और मिसाक जमहूरियत और गुफ्तगू और डायलॉग और पता नहीं क्या क्या, दूसरी तरफ आपने फस्तायत की इंतहा कर दी है कि लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई, उनके घरों का सुकून तबाह हो गया। केपी में तो चलो उनको कोई पकड़ धकड़ वाला नहीं है, वो वहां कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई ठीक है, वो एहतजाज की सियासत करते हैं और वहां पर डेफिनेट सी बात है इनकी अपनी गवर्नमेंट है, अपनी सपोर्ट भी इन्हें हासिल हो गई। केपी में आप महमूद खान चकजई साहब, बलोच मकामी क़यादत और उसके अलावा ये मौलाना फजल रहमान साहब, आप एक स्टेज पर इन्हें देख रहे हैं, आपको नजर आते हैं एक साथ?
पीटीआई पहली दफा एक, मैं समझता हूं कि एक पॉलिटिकल बेहतरीन मूव कर रही है। अच्छा। देखिए, सियासी जमातों का काम सियासी एंगेजमेंट होता है, ठीक है ना, और एंगेजमेंट ये है कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को अपने साथ मिलाएं। ठीक है, अपोजिशन का एक माहौल बनाए। बीबी शहीद क्या करती थी, बाकी माजी के अंदर जो अपोजिशन तरीके चली हैं वो एक कंबाइंड उससे चली हैं। तो ये पीटीआई का अच्छा मूव कर रही है, और अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब मान जाते हैं तो फिर ये एक लीथल वेपन बन जाएगा, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान अपनी जमीन खुद बड़ी गर्म स्टेट करना पावर है जानते उनकी, हैं, हाँ। और हाँ, तो एक वो बन सकता है। लेकिन मैं एक सब जुमला और कहूंगा, फिर आप आगे जाइएगा। लेकिन कब तक हम ये इस तरह का ही तमाशा देखेंगे? सर ये कब तो तक हम यही देखते रहेंगे कि हम सरफटोल कर रहे हैं, सड़कों पे मारे खा रहे हैं? कब हमें ये समझ आएगी कि हमें सियासी मामलात को हल कर देना चाहिए, जुल्म जबर से निकल आना चाहिए, नाइंसाफी से निकल आना चाहिए, ताकि मुआशरे के अंदर अमन कायम हो सके। हमने तो जिंदगी गुजार ली, हमारे बच्चों पे रहम करें आप। ठीक, हमारे बच्चे क्या देखते हैं सुबह से शाम तक? इंतकाम, नफरत, इसके अलावा क्या दे रहे हैं आप? चले ये तो सोचने वालों को सोचना चाहिए कि कब तक ऐसा चलता रहेगा, और हम भी यही बात करें, बहुत अरसे से बात करें। लेकिन रिजवान रज़ी साहब, ये मामला अगर यहाँ पर नहीं थमा तो डेफिनेट सी बात है इसके कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा होंगे। और अब सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनता है तो ये तमाम लोग जिनके नाम मैंने इससे पहले भी अभी लिए हैं वो सब एक पेज पर होंगे, हुकूमत के खिलाफ होंगे। मुझे ये बता दीजिएगा, केपी में तो जुनैद अकबर साहब ठीक है, लेकिन यहाँ पर आलिया हमजा साहिबा पंजाब में, क्योंकि जो होम्योपैथिक लोग थे बकौल जुनैद अकबर साहब के, उन्होंने कहा कि उनको थोड़ा पीछे रखा जाएगा। अब जो नजरियाती लोग हैं, जो नजरियाती कारकुनान हैं, उनके हाथ में कमांड जो है वो सौंपी जाएगी। व्हाट इफ पंजाब हुकूमत आलिया हमजा को इजाजत नहीं देती मीनार पाकिस्तान जलसे की, और यही डिमांड अगर अपोजिशन के दीगर मेंबरान कर देते हैं, आपको लगता है कि पंजाब हुकूमत मौलाना फजल रहमान साहब को इनकार कर पाएगी, पंजाब हुकूमत शाहिद खान अब्बासी साहब को इनकार कर पाएगी, महमूद खान चकजई को इनकार कर पाएगी? पहली तो बात यह है कि क्या वो रिक्वेस्ट करेंगे भी कि नहीं करेंगे, ठीक है, और क्या वो रिक्वेस्ट पीटीआई के लिए करना चाहेंगे या अपने लिए करना चाहेंगे। सही। देखिए, मुझे पता नहीं क्यों ये बात बार बार महसूस होती है कि जब तक अली अमीन गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर केपी के हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब कभी भी पीटीआई की क़यादत के साथ स्टेज शेयर करने को तैयार नहीं होंगे। अच्छा, और उसकी वजह है, और तकरीबन हर दूसरे हफ्ते हमें सुनाई भी दे जाती है, जो फुल झड़ियाँ और जो गुलहाए अकीदत जनाब गंडापुर साहब मौलाना फजलुर रहमान की शान के अंदर पेश करते रहते हैं, उसके बाद शायद मौलाना के लिए भी पॉलिटिकली मुमकिन नहीं रहता। अभी तो फिलहाल अभी रिसेंटली उन्होंने याद दहानी के तौर पे फिर कर दिया। अच्छा। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन उसके बरक्स जो हैं वो दूसरे असद कैसर साहब, उनको मौलाना गाजर का हलवा भी खिला रहे होते हैं और खाना भी खिला रहे होते हैं। तो इसलिए देखिए, इतनी बड़ी कुर्बानी मेरी राय के अंदर क्या पीटीआई देने को तैयार होती भी है कि नहीं, एक तो बात ये हो गई। तो सर आपको लगता है सिर्फ एक सूबाई वजीर का ही मौदा है या इसके अलावा भी? नहीं, क्योंकि अगर ये लोग तैयार नहीं हो रहे तो हुकूमत तैयार हो जाए, गवर्नर को ऑर्डर दे दे केपी में। मेरी बात सुन लीजिए, पाकिस्तान के अंदर हमेशा दो ग्रुपों की हुआ करती है पॉलिटिक्स। एक ग्रुप जो होता है वो अपने एलाइज के साथ हुकूमत में होता है, और दूसरा ग्रुप जो होता है वो अपोजिशन कर रहा होता है। पहले इन दो ग्रुपों के जो पिवटल रोल अदा करते थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन किया करते थे। अब चूंकि वो तारीख बदल गई और काम फितरत के खिलाफ हो गया, नहर के दोनों किनारे एक हो गए, पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन जो है वो एक हुकूमत का हिस्सा हो गए। अब दूसरा पिवट बनना था पीटीआई को। लेकिन सर पीपल्स पार्टी के साथ भी हालात अभी इतने मौजूद, इतने मौसर नहीं चल रहे। वो ऐसे चले और जरदारी साहब और मियां साहब वन ऑन वन जो मुज़ाकरात उनकी भी खत्म हो गई। भुट्टो साहब के इक्तदार के बाद पहली मर्तबा पीपल्स पार्टी को इतना इक्तदार एंजॉय करने का मौका मिल रहा है जो वो आज एंजॉय कर रही है। इसलिए इस बात को छोड़ दीजिए। नून लीग को देंगे या उनके जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात? उनके इस अलायंस में मौजूद होने को दूंगा मैं। ठीक है। और वो क्यों छोड़े भाई? वो एक अनसीन लव के लिए, पीटीआई के अनसीन प्रॉमिस के ऊपर एक जो हाथ में आया हुआ जो है इनाम या प्रॉफिट जो है उसको छोड़ दे। लेकिन मैं ये बात अर्ज कर दूं कि दूसरा जो पिवट बनना था वो पीटीआई को बनना था।
उसे दिल बड़ा करना था, उसे दूसरों के साथ शेयर करना था, उसे ये नहीं करना था कि अचकजई साहब को एक दिन भेजा गया मुज़ाकरात करने के लिए और 2 दिन बाद कह दिया कि अचकजई से मुज़ाकरात की पावर वापस लेते हैं, एक दिन आप फलां को भेज रहे हैं उससे वापस ले रहे हैं। उन्होंने इन लोगों को भी ह्यूमिलिएट किया है। अब ये लोग भी इतनी जल्दी मुफ्ते में जाके पीटीआई के ट्रक के ऊपर सवार होने को तैयार नहीं चले, पॉइंट आपका आ होंगे। गया। दूसरा पिवटल रोल पीटीआई को अदा करना था जो वो अब तक नहीं कर पाई, अब कर ले तो बहुत अच्छी बात होगी, तारीख का धारा सीधे रास्ते पे आ अनवर जाएगा। साहब, ये तो बहुत से लोग अक्सर अपने क्या कहते हैं राय का इजहार कर चुके हैं, पीटीआई के वो लोग भी जो पीटीआई में वापस आना चाहते हैं लेकिन अभी मौजूद नहीं है कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तरफ बढ़ा जाए। इशाराना साहब भी कह रहे हैं कि अच्छी पॉलिटिकल मूव है अगर पीटीआई इस तरफ चल ही रही है, लेकिन आपको ये सिर्फ एक एहतजाज की हद तक ही नजर आ रहा है या पीटीआई इस बार कुछ और किसी और नए विजन के साथ है? क्योंकि बानी पीटीआई से मंसूब एक बयान ये है कि वो अब वजीर आजम से बढ़कर कुछ सोच रहे हैं, मतलब ये नहीं कि ये कि वो भी अब कुछ नया करना चाह रहे हैं, सिर्फ अब वजीर आजम की कुर्सी ही उनका विजन नहीं है। अच्छा, एक लाइटर मोड में मुझे अगर आप बात करने की इजाजत जी, दें जी। तो राजा नासिर अब्बास साहब चाहते हैं कि वो वज़ीर आज़म और सदारत की मनसब से बढ़कर हैं, वो चाहते हैं कि वो जेल में ही रहें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप जरा गौर कीजिए कि अगर पीटीआई ग्रैंड अपोजिशन की तरफ जाती है तो ये उनकी सियासत में एक बहुत बड़ा मोड़ होगा और उनको इसका फायदा भी होगा, लेकिन मुझे ये दिखाई नहीं देता। उसका रीजन ये है कि आप जिस ग्रैंड अलायंस में लोगों की बात करती हैं, उन लोगों की अलाइनमेंट चेक कीजिए, माजी में उनका सियासी किरदार क्या रहा, किन के सहारे वो इक़्तिदार में आते रहे। अब भी ऐसा है, बहुत सारे लोगों को इंडक्ट किया जाता है आपकी तहरीक को डिसबर्स करने के लिए, उसको डिट्रैक करने के लिए। अगर देखिए, ये तो बड़ा सूट करता है पीटीआई को कि वो तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं उनके साथ ले दे करे और एक ग्रैंड अलायंस बनाए और उसके तहत अगर उन्हें मुजाहरा करना है तो उनके प्लेटफॉर्म से करे। मुझे लगता यह है कि बेहतर यह है कि अगर वो फ्रंट फुट पर मौलाना फजल रहमान साहब को, शारखा खान अब्बासी को अगर लेके आए और उनके बैक पर खुद रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, मतलब किसी और के कंधे पर अपनी बंदूक रखे अगर सियासी दाव पेच खेलें तो ज्यादा सूटेबल है। देखिए, ये इसलिए कि आप ओनरशिप उनको दीजिए ना, अगर आप उनको डिक्टेट करेंगे तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये ग्रैंड अपोजिशन जो है वो आगे बढ़ पाए या ये बन पाए। ये जलसों की हद तक तो शायद महमूद खान अचकज़ई आ जाएंगे, शायद खान अब्बासी साहब आ जाएंगे, मुमकिन है मौलाना फजल रहमान उनमें शिरकत ना कर सके। एक बार क्यों नहीं, एक मिनट अनवर साहब, देखें ना, जो पीडीएम के दो अदवार हो सकते हैं, कभी मौलाना पीडीएम का हिस्सा है तो कभी नहीं है, हुकूमत बन गई तो उनको कुछ भी नहीं मिला। जब मौलाना क्या कहते हैं नून लीग के साथ चल सकते हैं, वो वहां मिला तो उन्हें वहां से भी कुछ नहीं, तो मौलाना यहाँ क्यों नहीं एक कदम आगे चल सकते? देखिए, एक तो मौलाना फजल रहमान साहब के जाती मरासिम में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, अच्छा, वो उनको घर जाके मना लेते हैं। दूसरी बात, उनके खान साहब के साथ वो आइडियल रिलेशन ना कभी थे, ना है, ना होंगे। दूसरी बात देखिए, अली अमीन गंडापुर उन्हीं को हरा कर जब आते हैं और सूबे में उनके स्टेक्स भी हैं और इनके भी हैं, तो आप जरा मफादात की गेम को देखिए ना। फिर उससे बड़ी बात कि जो ताकतवर हल्के हैं, मौलाना फजल रहमान साहब का झुकाव उनकी तरफ हमेशा होता है। मुमकिन है अब भी उनकी तरफ झुकाव हो, और मुमकिन है कि जो पीटीआई की तहरीक है वो, मैंने आपको कहा ना, जब मौलाना फजल रहमान साहब किसी जगह पर उनकी एंट्री होती है तो उसके चले मैं इसके ऊपर सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि ताकतवर हलकों का आपने जिक्र किया, उनकी तरफ से जो मेरी खबर है उसके मुताबिक अभी तक बानी पीटीआई को भी यही मैसेज कन्वे किया गया है कि थोड़े अरसे की खामोशी, एहतजाज, जल्द से जुलूस जारी रखें, हो सकता है हवा आपके हक में चलना शुरू हो जाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि क्या पीटीआई को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाजत मिल सकती है, और 8 फरवरी को जो जलसे होने जा रहे हैं मीनार पाकिस्तान और स्वाबी में, क्या वो एक नई सियासी माहौल को गरमाएंगे पाकिस्तान की सियासत में? स्टे ट्यून, पब्लिक ओपिनियन। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, इस सेगमेंट में मुझे 2 अहम बातें अपने तजज़ियाकारों से जाननी है, लेकिन वेरी क्विकली, जिस तरीके से मैं हाँ या ना में अमूमन एक पोल ले लिया करती हूँ, तो मैं जरा उसके ऊपर भी सबसे तबसरा ले लूँ। अनवर रज़ा साहब, स्टार्टिंग विद यू, मुझे ये बताएगा पीटीआई को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त मिलेगी? और उस 8 फरवरी को जो होने वाले जलसे हैं, चाहे स्वाबी में हो या मीनार पाकिस्तान में, आपको कोई पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बदलता हुआ नजर आ रहा है ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की सूरत में? दोनों मामलों में मेरा ना ही जवाब है जी। ना तो इन्हें जलसे की इजाज़त मिलेगी और ना ही इस एहतजाज से कोई इनकी सियासत में कोई फ़र्क आने वाला है, तो दोनों तरफ से नो। ठीक है, माजिद निज़ामी साहब। जी, मेरा ख्याल यही है कि जलसों में तो शायद इनको कोई इजाज़त का मामला हो जाए, लेकिन ग्रैंड अलायंस बनता बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, और कोई सियासत की ऐसी तब्दीली भी नज़र नहीं आ रही कि जिसकी वजह से हालात मुख्तलिफ हों। रिजवान जुज़ी साहब, व्हाट्स योर टेक?
देखिए, पहले जलसों और जुलूसों के लिए जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब पूरा रिसोर्सेज इस्तेमाल किया करते थे, अब वो अगर नहीं होंगे तो मुझे खदशा है कि कहीं वो केपी वाला भी ना हो जाए, केपी वाला भी एक्सपोज ना हो जाए। अच्छा, तो इसलिए नेगेटिव साइड पे भी जा सकता है, हमें इसको भी जरा मद्देनजर रखना चाहिए। इसार राना साहब, आलिया हमजा साहिबा, मतलब जो किरदार उनको दिया गया है वो निभा पाएंगी? और ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस, अगर मरियम साहिबा को आलिया हमजा से हमदर्दी होगी तो वो बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगी, और अगर एक्सपोज करना होगा पंजाब की आदत को तो फिर दे देंगी, क्योंकि मीनार पाकिस्तान भरना कोई इतना आसान काम नहीं है। तो दूसरा ग्रैंड अलायंस का मुझे लगता है कि होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि जो बाकी लोग बाहर बैठे हुए वो इतनी देर खामोश नहीं रहेंगे, जरूर कोई ना कोई गेम बनेगी। चलें, बाहर बैठे वाले लोगों की आपने बात की तो जरा बाहर ही चलते हैं, मुल्क से बाहर निकल के देखते हैं कि जहां से उम्मीदें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि शायद उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ बेहतरी की उम्मीद आएगी। वहां पर जो रिचर्ड ग्रेनेल साहब की ट्वीट्स थी, पता चला जी, मालूम हुआ है कि उनकी ट्विटर अकाउंट से वो ट्वीट्स भी डिलीट हो चुकी हैं। कुछ लोग ये राय दे रहे हैं कि उनकी कोई ट्विटर स्ट्रेटेजी ऐसी है कि जिसके तहत 45 रोज के अंदर अंदर उनकी जो ट्वीट्स हैं वो डिलीट हो जाती हैं, गालिबन 45 घंटे के अंदर का मामला है ये। और दूसरा ये कि अमरीकी सरमायाकार जो जेंट्री बेश हैं, उनका बड़ा एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना चाहता है। रिचर्ड ग्रेनेल को बानी पीटीआई के बारे में मसनूई जहानत के जरिए गुमराह किया गया, ये उन्होंने कहा कि जाती हैसियत में मेरी उनसे बात हुई रिचर्ड ग्रेनेल से, और उन्होंने मुझसे बात करते हुए इस राय का इजहार किया। अनवर रज़ा साहब, आपको लगता है कि एक अमेरिकी बिजनेसमैन की राय को उतनी अहमियत दी जानी चाहिए जितना कि रिचर्ड ग्रेनेल की ट्वीट्स को दी गई अब तक? सदरियाब, देखना तो ये है कि ये पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए आए हैं, तो क्या इनका ऑफिशियल विजिट है, क्या गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका यूएसए ने इन्हें भेजा है, या अपने तौर पर ये एक सरमायादार है और पाकिस्तान में ये सरमायाकारी के लिए आ रहे हैं, जबकि इन्हें पता है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है वो क्या है। दूसरी बात, क्या मुमकिन है कि इस दौर में आप किसी को ज़हनी तौर पर आप किसी को गुमराह कर सके? ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो मुझे लगता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ ना कुछ है। और अगर आप सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान में हैं तो आप बात तो पॉलिटिकल कर रहे हैं, तो ये किसने कहा है कि आप यहाँ पर आकर सियासी गुफ्तगू करें जबकि आपके सरमायाकारी के लिए आ रहे हैं? तो मुझे लगता है है कि ये सारी जो सूरत है बड़ी गंभीर है, हालांकि हालात इसके बिल्कुल बरक्स दिखाई दे रहे हैं। आपको आने वाले दिनों में अमेरिका की तरफ से शायद कुछ और भी ऐसी चीजें आपके सामने हैं जो बिल्कुल इस सिचुएशन से अलग हो। अच्छा, क्विक रखिएगा आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है। रिजवान रज़ी साहब, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का तो ये स्टेटमेंट नहीं है, जाती हैसियत में ही देखा जाए, क्योंकि अगर हमने देखना है तो हमने ये फोर्स करना है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बाकायदा तौर पर क्या जो है वो मामलात रखती है पाकिस्तान के साथ। देखिए, ये जो साहब हैं जेंट्री बेच जो भी है उसका नाम, इनको प्रेजेंट ये किया गया है कह के कि ये ट्रंप साहब के पार्टनर हैं। अच्छा, मैंने उनका प्रोफाइल पढ़ा है ऑनलाइन जाके। उनके प्रोफाइल के ऊपर कोई इतना बड़ा कोई मल्टीनेशनल या कोई मल्टी बिलियन डॉलर का कोई तो नहीं है। ऐसे मिल रहा है कि जैसे पता नहीं कौन आ गया हो पाकिस्तान में। नहीं, लेकिन बहरहाल जो उनका प्रोफाइल पोर्टफोलियो है हम जैसों के लिए तो बहुत बड़ा हो सकता है। ज़ाहिर है हम उन लोगों को तो नहीं कर रहे जो ट्रंप साहब की ओथ टेकिंग के अंदर उनके साथ खड़े हुए थे कि उनमें से कोई पाकिस्तान के दौरे पे आ जाए। लेकिन जिस तरह का हमें इंतजार था वो इंतजार जो है वो लंबा होता जा रहा है, और इसमें जो है हुकूमत ने एक काउंटर मूव किया है, मुझे ये लगता है, और वो काउंटर मूव जो है वो बड़ा लीथल है। एक साजिद तारड़ साहब, अगर आपको याद हो, हाँ जी, तो वो इलेक्शन से पहले आके बताया करते थे कि ट्रंप साहब की स्ट्रेटजी क्या होगी, ठीक है, और वो फिर इलेक्शन के बाद वो गायब हो गए। ठीक है, उन्होंने तस्वीर लगाई है वो अपनी वो ओथ टेकिंग वाली दे, उसके बाद उससे वो गायब है, नहीं आए पाकिस्तान के मीडिया में। तो मुझे ये लगता है कि ये ऑप्टिक्स हैं जो दोनों तरफ से प्ले अप करने की कोशिश हो रही थी, और इसमें हुकूमत ने आज के दिन में एक स्कोर कर दिया। ठीक है, इसार राना साहब, हुकूमत ने आज स्कोर किया, लेकिन कुछ स्कोर इनके गले भी पड़े हैं ना। जब मोहसिन नकवी साहब गए, बाद में हुकूमत वजाहतें देती रही कि नहीं वो तो जाती हैसियत में गए थे। कुछ मीडिया मालिकान मलिक की कुछ खबरें ये थी कि वो रियासत की तरफ से गए हैं, शहबाज शरीफ साहब की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मीनवाइल जो अब सामने आया है, हमें ट्रंप इंतजामी की पॉलिसी को देखना होगा, या कुछ जो कोई भी अमेरिकी सरमायाकार कभी भी कुछ आके कह दे तो उसकी बातों पर भी हमें इन्हिसार करना चाहिए? माजी में ना जब रेसलिंग पाकिस्तान में बड़ी मशहूर थी तो बाहर से कुछ पहलवान बुलाए जाते थे, और यहाँ से कुछ गोरे चिट्टे पहलवानों को ना उनके मास्क वास्क लगा के लोगों को कहा जाता था कि ये अमरीकी पहलवान है। कभी कभी तो सर हमारे पठानों को भी गोरों का दर्जा दे दिया जाता है।
हाँ जी, तो माशाल्लाह ये जो हमारे आए हैं ना, ये नाम तो मुझे याद नहीं रहता, ये बड़ा औखा सा नाम है। मुझे पता चला बड़े सरमायाकार हैं, इनके शवारमे की 5-7 रेडियाँ अमेरिका में, और बड़ा पैसा है इनके पास, ठीक है ना। और यहाँ आए हैं वो सरमायाकारी करने और सियासी तकरीरें कर रहे हैं, और जिससे हमारी सबसे ज्यादा हमारी छेड़ जो है रिचर्ड गरनेड, उसकी वजाहत कर रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो को घबराने की कोई लोड़ नहीं की, हो तो हमें पागल और बेवकूफ बनाता है। तो बाकी लोग जो ट्वीट कर रहे हैं क्या उनको भी बेवकूफ बना दिया? मुझे हंसी आ रही है कि एक बंदा ना जिसका कोई प्रोफाइल, और एक फकीर गया बाजार में, उन्होंने कहा अल्लाह दे ना दे दे, उन्होंने कहा कल आ जी, तो उन्होंने कहा यार तुहाडी ये वादे नाल ना साढ़े मेरे अरबों रुपये मार्केट ही डूब गए ने। और भाई रोज हर कोई ना कोई आया होता है, वो कहता है जी सरमायाकारी करेंगे, मोहतरमा चीन गई वहां से करो अरबों रुपए की सरमाया, वो कल के वादों ने ना पाकिस्तान के खरबों डॉलर जो है ना डुबो दिए। भाई लेके आओ, बताओ क्या खर्चा कर रहे हो पाकिस्तान में, क्या ले रहे हो, क्या दे रहे हो, बताओ। तुम आके सियासी, वो जो रिजवान रजीक साहब कह रहे हैं ना कि ये एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग है अमेरिका का तासुर कमजोर करने के लिए, और पीटीआई के वर्करों को थोड़ा मायूस करने के लिए इन साहब को बुलाया गया, और आते ही उन्होंने सियासत पे बात करनी शुरू कर दी। उससे अंदाजा कर लें कितने सरमायादार हैं वो। ठीक, माजिद निज़ामी साहब मुझे ये बताएगा, अगर अमेरिका ने या फिर ट्रंप साहब ने पाकिस्तान से मुताल्लिका अपनी किसी पॉलिसी पर गौर करना होगा, तो सीधे सीधे सर दो एलिमेंट्स हैं। एक IMF से हमारा जो भी रिश्ता है वो ताल्लुक, और दूसरा जो वो कहते हैं कि हम अफगानिस्तान में अपना असलहा छोड़ आए हैं, तो सर ज़मीनी रास्ता या कोई भी रास्ता या बिलवास्ता यहीं से होकर निकलता है। आपको क्या लगता है वो कंपोनेंट्स अहम हैं, या फिर कोई सरमायाकार, कोई ऐसा शख्स जो पाकिस्तान आता है जिसका ताल्लुक अमेरिका से है, फिर चाहे उसका स्टेट डिपार्टमेंट में या फिर ट्रंप साहब की काबीना में कोई ओहदा हो या ना हो? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 2 साल में जिस तरह से खारजा पॉलिसी के मामलात को एक फुटबॉल की तरह सियासी जमातों ने यूज़ किया है, मुझे ये उसी की एक कड़ी लगती है, और जितनी गैर संजीदगी इस मामले में दिखाई गई है उसी का ये तसलसल है। और चूंकि सियासत का ये एक टेस्ट मैच है, तो उसके अंदर बॉल टू बॉल चलना होता है, और पहले ट्वीट्स थी तो उनको काउंटर नैरेटिव के लिए फिर ये बंदोबस्त किया गया। इससे ज़्यादा मैं इसे कुछ नहीं समझता। रियासतों के मुफादात बहरहाल बहुत बेहतर मामलात की जानिब होते हैं, उसमें खलीजी ममालिक का किरदार होता है, चीन का होता है, अमेरिका के सीरियस जो थिंकर्स हैं उनकी बात सुनी जाती है। तो ये शायद पॉलिटिकल ऑडियंस को इंगेज करने के लिए दोनों तरफ से इस तरह की चीज़ें की जाती हैं, इसलिए मैं इन्हें कुछ ज़्यादा संजीदा नहीं समझता। ठीक है, तो मतलब कुछ संजीदगी इतनी नज़र नहीं आ रही, इसको एक होम्योपैथिक राय ज़रूर कहा जा सकता है, और इस राय में हम ये भी कह सकते हैं कि आए तो सरमायाकारी के लिए हैं, लेकिन जो इसमें एक बात हमें करना चाहिए, आपकी क्लोजिंग मिनट्स हैं। पहली जो ब्रीफिंग होगी, कल नए तर्जुमान का अनाउंस हो गया, उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि वो ओपन अप कर रहे हैं प्रेस गैलरी को। उनके अंदर जो पहली गैलरी होगी, पहली ब्रीफिंग होगी, उस ब्रीफिंग के अंदर पाकिस्तान के पहले से ज्यादा लोग जाएंगे, क्योंकि वहां पे उन्होंने पॉडकास्टर्स को भी अलाउ कर दिया है, वहां पे उन्होंने इन्फ्लुएंसर को भी अलाउ कर दिया। अब सिर्फ मीडिया के नुमाइंदे नहीं होंगे अपना स्टेट डिपार्टमेंट में। तो उसकी जो नई तर्जुमान आई हैं बहुत यंग हैं, 28 ईयर्स, मेरा ख्याल 29 ईयर्स ओल्ड बच्ची है। तो अब जो उसकी पहली ब्रीफिंग होगी उसमें डेफिनेटली इसके बारे में सवाल पूछा जाएगा, तो उसका जो रिस्पांस आएगा उससे डिटरमिन होगा मुस्तकबिल का कोर्स ऑफ एक्शन। चले जो एक जिसका अमेरिका इंतजार है है तरक्की याफ्ता ममालिक में जिसका शुमार होता है, वहां पर सोशल मीडिया के नुमाइंदगान को भी स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो फौके दे रहे हैं, और एक हमारे यहाँ जो पीका एक्ट की तरमीम हो रही है वो भी आपके सबके सामने ही है। यानी इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।